हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि मैंने आपके पास एक शॉर्ट्स वीडियो भी अभी डाली थी कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लाइन टू लाइन कहानी पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो भी हमारे एनटीए के सिलेबस में, नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो भी किस कहानियाँ हैं, उनको हम बिल्कुल शब्द दर शब्द पढ़ेंगे, ताकि आपका जो भी इसमें से प्रश्न आए कहानी वाली यूनिट से, आपका एक भी प्रश्न यहाँ गलत न हो। तो यहाँ हम सबसे पहले कहानी पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की लेखिका हैं राजेंद्र भाला घोष या बंग महिला। यहाँ हम सबसे पहले जो कहानी की लेखिका है, इसका थोड़ा सा परिचय मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी कि हिंदी की प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्र बाला घोष जी का जन्म 1882 में बनारस में हुआ। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। उनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष और माता का नाम नीदरवासिनी घोष था। उनको बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। उनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ। सन 1904 से 17 तक उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गई। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को भी इन्होंने विराम दे दिया। इन्होंने कुछ कहानियां और लिखी हैं, जैसे कि चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भाई बहन 1908 में, बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित, और दालिया 1909, हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह थी इसकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि जिस भी कहानी को हम पढ़ेंगे उस लेखिका की जो भी अन्य कहानियां होगी उनको आपने अच्छे से याद रखना है। तो शुरू करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ, आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है, तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के ही साथ साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट, यहाँ डिपार्टमेंट मीन्स महकमे से ट्रांसफर का अर्थ बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसे पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन का अर्थ यहाँ निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है
कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो नहीं, जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उन्हें गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतः आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके, तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। यहाँ जो कहानी से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो यह भी क्योंकि एनटीए बहुत गहराई से प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए आपने जिन जिन शहरों का नाम कहानियों के अंदर आएगा, उसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। यहाँ आपने याद रखना है कि यहाँ किन किन देवता का वर्णन हुआ है और उनका वाहन क्या क्या है। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा भोज आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसी दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदो भदवा त्रिलोक्य पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अवस्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रहे हैं।
उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट या टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालीमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शंसलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तने होने पर भी जिस कालीमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालीमा छुड़ाने में भी फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रस्तुता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल रूप में किया है, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रति वर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, भी वे काठ के पुतलों की भांति है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए, तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो चंद्रदेव के जो फैमिली डॉक्टर हैं, वह है धनवंतरी महाशय, और देवताओं के चीफ जो जस्टिस हैं वो कौन है? वो है चित्रगुप्त जी। तो यहाँ लेखिका यही कह रही है कि आप उन दोनों को जरूर साथ लेके आएं।
आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज, ईश्वर न करे, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात नहीं होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि भोज न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम भी बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौना अवलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला। यहाँ जो लेखिका है वहाँ उसने पूरी बात की है। यहाँ मैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर यहाँ प्रकाश डालना चाहूंगी कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और बाद में इसे कई पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में भी प्रकाशित किया गया। भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीति कहानी माना है और यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जाता है। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन जो हमारे वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन भी किया गया है। इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। बंग महिला ने बांग्ला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी और नारी के साथ है मानवीय व्यवहार का भी जिक्र किया गया है। सन 1911 में नागिरी परिचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती हैं। मुझे आशा है कि आपने मेरी यह कहानी पसंद आई होगी और आप अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने और टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी बातों पे खरी उतरूं और मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको शब्द दर शब्द अच्छे से पढ़ाऊं। तो मैं यहाँ आपसे फिर विनती करती हूँ कि जो भी मेरा चैनल है हिंदी विद डॉक्टर विजयलक्ष्मी, उसको आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कल आपसे फिर मिलती हूँ